सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9। 8 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज फिर से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो, जिसमें से बोहर एटॉमिक मॉडल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंजर इक्वेशन। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का किस तरीके से हम फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स में, ये भी आरपीएससी की सेकंड ग्रेड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो इस टॉपिक को हमें ध्यान से समझना है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से हमारा क्वेश्चन इसमें से गलत हो जाता है। तो बिल्कुल हम सिस्टमेटिक इसको आज समझने का प्रयास करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो शुरू करते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, जिसमें जो सबसे पहला जो नियम है वो नियम आता है आपभाव का नियम। आपभाव का नियम हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन सदैव ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं या भरे जाते हैं। ऊर्जा के बढ़ते क्रम को किससे निकाला जाता है? N+L नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस N+L के नियम को हम आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है एक बार मैं वो आपको यहाँ पे बताता हूँ कि N+L नियम क्या होता है। देखिए, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताती है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 2 3 4 ये हम बोर मॉडल में पढ़ चुके हैं। ये वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या जिसको हम बोल देते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, ये कोई अलग चीज़ नहीं है बल्कि वही चीज़ है। ठीक है ना। सेकंड जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है एल। एल क्या होता है? वो होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, ये हो गया दिगंशी क्वांटम संख्या। और इस दिगंशी क्वांटम संख्या का मान एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं। 0 1 2 और 3, एस पी डी और एफ, ये आपको एनी टाइम याद रखनी है, क्योंकि इसके बगैर आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है N+L नियम के अंदर, आपको दिए गए विन्यास को N+L की फॉर्म के अंदर व्यवस्थित करते हुए N+L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में, किसमें? उस उपकोष में, यहाँ पे उपकोष आ रहा है न कि कक्षक आ रहा है। देखो, लाइन टू लाइन ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उपकोषों की बात चल रही है। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि N+L नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षकों में, उपकोषों में। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना, वो उपकोषों के लिए दिया जाता है। जैसे ये पी उपकोष है हमारा, पी उपकोष में कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे तो कक्षकों में जाते हैं, लेकिन ऊर्जा जो निकाली जाती है वो ऊर्जा किसकी निकाली जाती है? उपकोष की। किसकी ऊर्जा निकाली जाती है? हमेशा उपकोष की ऊर्जा निकाली जाती है। तो उपकोषों में जाता है जिनके लिए N+L का मान क्या हो? कम हो। ठीक है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसमें N+L का मान कम हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा। इस बात का आपको एक ध्यान रखना है। यदि N+L का मान किन्हीं दो उपकोषों के लिए यदि समान हो जाए, मान लो, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या हो? कम हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक डायग्राम इसमें समझाता हूँ। उस डायग्राम के आधार पे आपको समझ में आएगा कि ये N+L नियम वास्तव में होता क्या है। तो डायग्राम को थोड़ा सा एक बार छोटा कर लेते हैं समझने की दृष्टि से, थोड़ा सा, और इसको हल्का सा, ये लीजिए। ठीक है, ये एक डायग्राम है। अब आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, N+L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। N की वैल्यू आपको दे देगा, L की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए कि S आ रहा है, P आ रहा है, D आ रहा है या F आ रहा है। इसके आधार पे हम वैल्यू रख लेंगे 0 1 2 और 3। ये किसकी वैल्यू है? ये L की वैल्यू है, ये हमें मालूम पड़ जाएगा।
एन का जो मान है वो हमें दे दिया जाएगा। जैसे मान लो 3p दिया है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 3। हमें मान लो 4p दे दिया तो एन की वैल्यू 4 हो गई। हमें मान लो 3d दे दिया तो एन की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। यहाँ से हम एन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 7 तक मैंने समझाने के लिए एक डायग्राम आपके सामने रख रखा है। एन बराबर 1 में एक ही उपकोष होता है एस, 2 के अंदर 2s और 2p, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 में 3s 3p और 4s। देखो पुरानी चीज़ें आप पढ़ते चलोगे तभी चैप्टर आगे समझ में आएगा। अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन्हें दोबारा से ध्यान से देख लें। इसी तरीके से 4 के अंदर 4s 4p 4d, 5 के अंदर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, वैसे ही 5s 5p 5d, ठीक है ना। और इसी तरीके से 6 के लिए और इसी तरीके से किसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे 7 के लिए हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे n इक्वल टू 4 आता है वहाँ पे f कक्षक और इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से n इक्वल टू 4 से 4f भी आ जाता है। 3 तक तो क्या रहते हैं सिर्फ d, और 4 के बाद में क्या स्टार्ट हो जाते हैं f। तो 4 से स्टार्ट हो गया f, यहाँ पे भी f, यहाँ पे भी f और यहाँ पे भी f। अब देखो पहले में सिर्फ एक ऑर्बिटल, दूसरे में n इक्वल टू 2 के अंदर देखो 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, फिर 3 में 3s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल, ये 3d ऑर्बिटल। इसी तरीके से 4 के अंदर देखो क्या आ गया 4s ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल। ये एनर्जी के क्या दे रखे हैं डायग्राम दे रखे हैं। ये डायग्राम अभी यदि आपको समझ में नहीं आ रहे तो देखो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। कैसे समझ में आ जाएंगे ये देखो आप इसको देखो अब आप, ठीक है। ये n+l नियम के आधार पे मैंने क्या रख रखी हैं वैल्यू रख रखी हैं। तो देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d सोन, ठीक है ना। कंटिन्यू चलता रहेगा कहाँ तक, देखो लास्ट तक मैंने लिख दिया 6d तक, पूरा पीरियोडिक टेबल का आ गया इसके अंदर। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। अब देखो पहले वाले के लिए 1s के लिए जैसे अपने को वैल्यू निकालनी है, मान लो सपोज करो किसके लिए निकालनी है 1s के लिए वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए n+l की जब वैल्यू निकालूंगा तो n का मान कितना हो गया 1, l का मान s के लिए कितना हो गया 0, तो ये कितना आ गया आंसर 1। ऐसे 2s के लिए निकालूंगा तो 2 + 0 इक्वल टू 2, n+l का मान। 2p के लिए निकालूंगा तो 2 + l का मान 1, तो ये कितना आ गया 3। ऐसे ही 3s के लिए 3 हो जाएगा, 3p के लिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4s के लिए कितना हो जाएगा 4, और 3 + d के लिए l की वैल्यू 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही 4 + 1 कितना हो गया 5। ऐसे 5 + 0 5। ऐसे आपको क्या करनी है सबकी n+l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और फिर n+l की वैल्यू कैलकुलेट करके आप ये जो डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम के अंदर एनर्जी के ऑर्डर में सभी ऑर्बिटल्स को क्या कर देंगे हम सेट कर देंगे। तो देखो पहले क्या आ रहा है 1s, तो देखो यहाँ 1s लिख रखा है। फिर क्या आ रहा है 2s, तो देखो सेकंड नंबर पे क्या लिख रखा है 2s। फिर क्या आ रहा है 2p, तो देखो थर्ड नंबर पे क्या लिख रखा है 2p। फिर क्या आ रहा है 3s, तो देखो फिर किसको लिख रखा है 3s को, देखो ये रहा 3s, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है 3p, तो देखो 3p को लिख रखा है, ये रहा देखो 3p, ठीक है ना। ये और ये सेम ही है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये और ये सारी चीज़ें क्या हैं सेम ही है। यहाँ डायग्राम की फॉर्म में दिखा रखा है सिर्फ ऑर्बिटल के साथ में, ठीक है। फिर 4s के बाद में 3d, तो देखो ये रहा 4s और 4s के बाद में 3d। उसके बाद में क्या आएगा 4p, देखो ये आ रहा 4p। फिर आएगा 5s, देखो ये आ गया 5s। फिर आएगा 4d, ये आ गया 4d। उसके बाद में क्या आएगा 5p, देखो ये आ गया 5p। उसके बाद में 6s 5p, ये आ गया 6s। उसके बाद में क्या आएगा 4f, फिर आएगा 5d, और उसके जस्ट ऊपर क्या आ रहा है 6p। फिर क्या आएगा 7s, फिर क्या आएगा 5f, और फिर क्या आएगा 6d। इस तरीके से ऑर्बिटल्स का डायग्राम बनाते हुए हमने उपकोषों की ऊर्जा को दिखा रखा है। ये जो लाइनें दिखा रखी हैं ये डॉटेड लाइन के अंदर ये रिलेटिव एनर्जी का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है सबको सेट कर रखा है, ठीक है। ये डायग्राम यदि आपको याद भी नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये वाला जो ऑर्डर है इस वाले ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है, और इसे रटना भी नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि n+l को आप ध्यान में रखें। इस n+l के आधार पर ही एनर्जी की वैल्यू
आ जाएगी, और जिसमें n प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो, तो जिसमें n का मान कम है उसके लिए एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे 3D और 4p के अंदर देखो, 3 इसमें और इसमें देखो आप, 3 + 2 = 5। 4p में देखोगे तो 4 + 1 = 5। देखो दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है, सेम आ रही है। इसके लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 5 है, इसके लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 5 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा गया, जिसके लिए n की वैल्यू कम है। देखो इसके लिए n की वैल्यू कम 3 है, और इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, देखो 3D में जा रहा है, और फिर किस में जा रहा है, 4p में जा रहा है। और यही कार्य हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय करना है 1s2। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरीके से हमें क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ये 4s2, ये 3d 10, फिर ये 6, फिर ये 2, फिर ये 10, और फिर ये 6, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, और यहाँ पे 10। एक्सेप्शनल केस होंगे वो अलग से हम स्टडी कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन रूटीन के अंदर, जर्नल वे के अंदर यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ऑर्डर होता है। आप अगर कहीं पे अटकते हो कि पहले क्या आएगा, सीधा कहाँ पे चले जाना है आपको, n प्लस एल पे, उससे वैल्यू निकालनी है। जिसकी कम आ रही है उसको पहले लिख देना, जिसकी ज़्यादा आ रही है उसको कहाँ पे रख देना, बाद में रख देना। कोई समस्या आपको नहीं आएगी। एक डायग्राम और बना रखा है आप लोगों के लिए समझने के लिए, और ये आपकी 12th की बुक में, 11th की बुक में, सब जगह पे आपको ये मिल जाएगा। आप इस डायग्राम से काफ़ी फेमिलियर हैं। तो आपको क्या करना है, देखो एस, ये एस ऑर्बिटल दिखा रखा है, पी, डी और एफ, और ये एन की वैल्यू लगा रखी है 7 तक, ठीक है ना, जैसा कि ऊपर वाले डायग्राम के अंदर दिखा रखा था। तो आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। फिर पी 2 से स्टार्ट होता है तो 2p से लेके 7 तक लिख देना। फिर डी 3 से स्टार्ट होता है तो 3d से लेके 6d तक लिख देना। फिर एफ 4f से स्टार्ट होता है, 5f तक लिख देना। और फिर शुरुआत कहाँ से करनी है आपको, ऐसे। और फिर एरो को इस तरीके से घुमाते हुए जाना है, देखो इस तरीके से, ये देखो ये तरीका, इस तरीके से आपको घुमाते हुए जाना है। लेकिन इस डायग्राम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हम ऐसे बड़े बड़े डायग्राम तो ना बनाते फिरेंगे। तो इसलिए हमें तो सिर्फ किसको याद रखना है, n प्लस एल को। फिर कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। सेकंड जो नियम है उपकोषों के लिए वो है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। अपवर्जन का नियम, ये अपवर्जन का नियम क्या कहता है कि किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये हमें मालूम भी है कि किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। साथ में इसकी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है। अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये है कि किसी भी कक्षक में जो 2 विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट टाइप में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकेंडली जो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। साथ में एक ही कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना आप, एक ही कक्षक में और एक ही तत्व के लिए बात चल रही है। अलग अलग तत्वों के लिए तो अलग अलग बातें हो सकती हैं। एक ही तत्व मतलब किसी परमाणु का मतलब किसी एक परमाणु की बात चल रही है। स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना, किसी परमाणु में मतलब किसी एक ही परमाणु की बात चल रही है। किसी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि 3 का समान है तो चौथे का असमान होगा ही होगा। तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सिंपल समझने के लिए ले लिया है हीलियम का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने विपरीत चक्रण के भर दिए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। n की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे देखो 1 आ रहा है तो n की वैल्यू 1। एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है, 0, तो 0 रख दी। एम की वैल्यू क्या आती है, 0। जब एल का मान 0 है तो एम का मान भी क्या आएगा, 0। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम इस बात को पढ़ चुके हैं। फिर भी यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार पुनः उस लेक्चर को देख लें। एस की वैल्यू हमने क्या मान ली, +12। जब तक कुछ नहीं कहा जाए तो हमें पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मानना है, +12। इसी तरीके से सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन की, ये इस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है और ये वाला इधर इस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1, अगेन 1। एल की वैल्यू 0 एस की वजह से, ठीक है। एम की वैल्यू 0
इस जीरो की वजह से, ठीक है ना। और एस की वैल्यू दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ गई, -हाफ। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तीनों क्वांटम संख्याओं के मान तो क्या हैं, समान। इन तीनों क्वांटम संख्याओं के मान क्या है, समान। लेकिन देखो चौथी क्वांटम संख्या है, वो क्वांटम संख्या क्या हो गई, अलग हो गई। इसलिए पाउली ने कहा था कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो कि एक ही कक्षक में, एक ही तत्व के कक्षक में उपस्थित हैं, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए पाउली के नियम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसके लिए पाउली के नियम की ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़रूरत कब पड़ती है, जब दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तब। अब देखिए क्वेश्चनों की बारी। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 चल रहा है। हम इससे पहले 66 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। इतने क्वेश्चन आपको कोई भी कोचिंग एग्जाम वाला चैप्टर पढ़ाते समय कभी भी सोल्व नहीं करवाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो पूरी टेस्ट सीरीज मैंने आपको करवा दी, लगभग 100 क्वेश्चनों के आसपास की, लगभग 100 क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवा चुका हूँ। और आप यकीन मानिए कि आपकी आरपीएससी की एग्ज़ाम के अंदर सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। हाँ, आस पास के क्वेश्चन आ सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना, कि 2 और 2 ऐड करने पर 4 होते हैं और एग्जाम में 3+2 आ जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो करवाया ही नहीं था, है ना। सेम कॉन्सेप्ट की, इससे 5 निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आसपास की चीज़ें बदल के पूछी जा सकती हैं, वो आपको अपने माइंड के आधार पे क्या करनी पड़ेंगी, सोल्व करनी पड़ेंगी। फिर भी इनसे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। तो 67वां क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, केवल पाउली नियम से। देखो हमेशा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। ये किसकी बात कर रहा है, केवल पाउली नियम से, मतलब सिर्फ पाउली नियम के आधार पे बताना है सही या गलत कौन सा है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, फिल कर रखा है, और आपको पाउली नियम से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पाउली ने कहा था कि किसी भी कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कभी भी समान नहीं हो सकता, ठीक है। विपरीत चक्रण वाले अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान में से तीन क्वांटम संख्याएं यदि समान हैं तो चौथी क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। तो आपको तो विपरीत चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन देखने हैं किसी एक कक्षक के अंदर। तो इसमें विपरीत चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं है, बिल्कुल हैं। तो ये पाउली के अनुसार क्या हो गया, सही। ये पाउली के अनुसार क्या हो गया, सही। दूसरा देखो, विपरीत चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। तो पाउली के अनुसार ये भी क्या हो गया, सही। अब इसमें देखिए विपरीत चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसका मतलब ये भी पाउली के अनुसार क्या हो गया, सही। अब आपको इनको नहीं देखना है कि ये तो उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, नहीं। हमें एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन देखने हैं। और अगर सभी के अंदर मान लो अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए इस तरीके से, क्या ये पाउली के नियम की पालना करता है, नहीं, क्योंकि पाउली ने कहा था कि दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए ये पाउली के नियम के आधार पे सोल्व नहीं होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। डी देखिए, विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण पाउली के अनुसार सही है। अब देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में समान चक्रण के आ गए, इसलिए ये पाउली के अनुसार क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें विपरीत चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन हैं, बिल्कुल हैं, तो ये पाउली के अनुसार क्या हो गया, सही। देखिए ये नीचे हैं या ऊपर हैं ये नहीं देखना, बस अपोजिट होने चाहिए, यूं हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, तो भी क्या है, वो सही है। चक्रण क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 67 क्वेश्चन। अब है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। अधिकतम बहुलकता का मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, इस नियम के अनुसार इसने ये बताया था कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय, किसी भी उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय सबसे पहले हम समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, युग्मन होता है। या हम यूं कह दें कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये भरा, एक इलेक्ट्रॉन ये भरा, एक इलेक्ट्रॉन ये भरा, एक इलेक्ट्रॉन ये भरा, समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा। ये किसने बताया था, हुंड ने। और हुंड की जो बातें हैं, क्या क्या हैं बातें इंपॉर्टेंट, उन बातों के ऊपर भी हमें गौर करना है। ये एक डायग्राम, एक
पी उपकोष का मैंने बना दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं। हुंड क्या क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सदैव न्यूनतम प्रतिकर्षण अवस्था में रहना चाहते हैं। विपरीत चक्रण का मतलब दोनों का जो चक्रण है वो अपोजिट है, तो वो न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण, तो प्रतिकर्षण क्या हो गया, न्यूनतम। इसलिए दोनों का चक्रण क्या होता है, विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूनतम प्रतिकर्षण अवस्था में रहते हैं। दूसरा क्या बताया इसने, इलेक्ट्रॉन अधिकतम सममितता दर्शाते हैं। सिमेट्री होनी चाहिए, देखो सिमेट्री हो रही है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, युग्मन हो रहा है। तो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि अधिकतम अयुग्मित अवस्था में रहना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिकतम अयुग्मित अवस्था में रहना चाहते हैं। पहले ये भरा, फिर ये भरा, और फिर ये भरा, इस तरीके से अधिकतम अयुग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो क्या है कि इनकी विनिमय ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है। विनिमय ऊर्जा क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी, और युग्मन ऊर्जा क्या होती है, कपलिंग एनर्जी या पेयरिंग एनर्जी। ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो गया, तो यहाँ पे इसकी पेयरिंग एनर्जी क्या हो गई, 1। और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे ऑर्बिटल में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ये भी यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है। तो इनकी विनिमय ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, युग्मन ऊर्जा से अधिक होना चाहिए, तभी ये क्या रहेंगे, स्थायी। अब ये विनिमय ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा क्या होती है, ये मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। और उसके लिए आपको एक सरल, आपकी बुक में दे रखा है हालांकि, लेकिन मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया है यहाँ पे। उस फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा, और आपको कुछ नहीं करना, बस उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, और युग्मन ऊर्जा का मान और विनिमय ऊर्जा का मान आसानी से आ जाएगा, और उसके आधार पे आप स्टेबिलिटी का भी अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आगे का जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो नोट है वो क्या है, एस उपकोष के लिए हुंड के नियम की आवश्यकता नहीं होती। एस उपकोष के लिए हुंड के नियम की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि एस उपकोष में ऑर्बिटल ही एक होता है। तो इसमें पहले एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और फिर दूसरा आएगा तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा जाएगा। इसलिए इसके लिए इस नियम की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए, एस उपकोष के लिए। समझ में आई नहीं आई बात आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि हुंड के नियम की सर्वप्रथम आवश्यकता किस में पड़ी, कार्बन परमाणु में। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट ही कार्बन परमाणु में पड़ी, और ये आपके लिए HW भी है। ये आप एक बार आप खुद स्वयं सोल्व करके देखना। सोल्व कैसे करना कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। 1s2 2s2 2p2, और इनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन भर के और देखना कि क्या हुंड के नियम की सर्वप्रथम आवश्यकता इस कार्बन एटम के अंदर ही क्यों पड़ी। देखो यहाँ तक तो ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ पे आके क्या है, देखो एस में तो क्या होता है, एक एक ऑर्बिटल ही होता है, तो आपको पता है यहाँ जो ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे ही पी आता है ना, तो पी में एक इलेक्ट्रॉन आया तब तक भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को तो कहीं भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आते ही फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर भरना पड़ेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन भरा, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो या तो इसमें पेयर हो सकता है, ठीक है। तो पेयर होते ही तो क्या हो गया, हुंड की जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है उसका वायलेशन हो गया, गलत हो गया। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को फिर किस में भरा जाता है, पहले इसमें और फिर दूसरा इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉन आते ही हुंड के नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो 5 एटॉमिक नंबर तक तो ज़रूरत नहीं है, छठे एटॉमिक नंबर पे आते ही हुंड के नियम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमने कहा कि हुंड के नियम की सर्वप्रथम आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है, कार्बन के अंदर पड़ती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, अर्धपूरी तथा पूर्णपूरित कक्षों का स्थायित्व अधिक होता है। ये भी हुंड के नियम को प्रेरित करता है कि अर्धपूरी तभी तो हमने देखो इस तरीके से फिलिंग की है, पहले 1 2 और 3, देखो हाफ फिल कर दिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, इस तरीके से हम क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। इसका कारण भी यह है कि इनकी विनिमय ऊर्जा, अर्धपूरित कक्षकों की विनिमय ऊर्जा दूसरे कक्षकों की विनिमय ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है, और पूर्णपूरित कक्षकों की विनिमय ऊर्जा अर्धपूरित से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। विनिमय ऊर्जा क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। तो देखिए एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाने वाली ऊर्जा, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, विनिमय ऊर्जा कहलाती है। विनिमय का मतलब ही क्या होता है, एक्सचेंज।
जो एक से दूसरे में क्या करे, चेंज करे। मतलब जैसे हमारे घर के अंदर कमरे हैं, 3 कमरे, तो हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे कमरे के अंदर जा सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक ही उपकोष में एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकते हैं, दूसरे से किस में जा सकते हैं, तीसरे ऑर्बिटल में। और वो जितना घूमेंगे उतना उन इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, एक्सचेंज एनर्जी उनकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। हम अगर एक जगह पे अगर बैठ के रह जाएंगे तो स्टेबिलिटी उस केस के अंदर क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हम सामाजिक सरोकार नहीं कर पाएंगे, हमारा स्थायित्व धीरे धीरे क्या होता जाएगा, समाज में कम होता जाएगा। वैसी स्थिति किसके साथ में होती है, इलेक्ट्रॉन के साथ में होती है। तो देखो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जस्ट इसके बाद में आता है युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। कोई भी उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाया जाता है, तो जितने युग्मन होंगे, जितने जोड़े होंगे, उसके हिसाब से उतनी ही क्या हो जाएगी, युग्मन ऊर्जा। जैसे एक जोड़ा है तो एक युग्मन ऊर्जा, दो जोड़े बन रहे हैं तो दो युग्मन ऊर्जा, तीन जोड़े बन रहे हैं तो तीन युग्मन ऊर्जा का मान हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी एनर्जी निकालनी है। आपको एग्जाम में मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे, 3 1 2 3, और पूछे कि इनके स्थायित्व के क्रम को लिखिए। अगर आपको याद है डायरेक्ट स्थायित्व का क्रम, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं और आपका याद है, तब तो आप सीधा कर लोगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, उसको हल कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी एनर्जी बराबर क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी में से आप पेयरिंग एनर्जी को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपकी स्टेबिलिटी एनर्जी आ जाएगी। और उसके आधार पे आप बता सकते हो कि कौन सा स्थाई। अब ये पेयरिंग एनर्जी कैसे निकाली जाती है, सॉरी, एक्सचेंज एनर्जी कैसे निकाली जाती है, देखो इसका एक फॉर्मूला याद रख लेना बस आप। तो ये लो, ये आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, ये फॉर्मूला याद रखना, एन एन माइनस वन अपॉन टू, एन एन माइनस वन अपॉन टू, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है। और देखो, ये वही वैसा ही फॉर्मूला आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसको भी याद करना आप। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला बताया था मैंने, है जब अनंत से कोई इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में आता है, या किसी कक्षा से मूल अवस्था में सभी संक्रमण करते हुए आता है, तो कुल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो, अपन ने ये वाला फॉर्मूला इस तरीके का काम में लिया था। तो ये वाला भी वैसा ही फॉर्मूला है, एक्सचेंज एनर्जी। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। एक ही स्पिन में, जैसे मान लो पहला इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये, दूसरे का स्पिन ये, तीसरे का स्पिन ये, तो तीनों का स्पिन कैसा है, सेम। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 3। और अगर ये एन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, तो सेम स्पिन वाले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी ली जाएगी, एक ही ली जाएगी। तो देखो, अब हमें कैलकुलेट करनी है P2 के लिए, मान लो एक्सचेंज एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो P2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, जब ये इधर जाएगा तो ये अपने आप इधर जाएगा, तो एक ही एक्सचेंज हुआ दोनों के अंदर, एक ही क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो एक्सचेंज एनर्जी निकालने के लिए समान चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पे 2 रख दिया, और 2 माइनस वन अपॉन टू, तो आंसर कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ रही है, 1। और पेयरिंग एनर्जी क्या हो गई, 0, क्योंकि कोई भी पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो स्टेबिलिटी एनर्जी क्या आ गई, एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ये स्टेबिलिटी एनर्जी आ गई इसकी। ऐसे P3 की स्टेबिलिटी एनर्जी निकालोगे तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। इस तरीके से ये आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। इस तरीके से इसमें 3 एक्सचेंज होंगे, लेकिन ये तो छोटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, इसलिए आपने 3 एक्सचेंज आराम से इजीली निकाल ली। लेकिन मान लो बड़ा हो D5 के लिए, या F7 के लिए, F8 के लिए, तब वहाँ पे है ना बहुत समय लगता है। तो फिर उस केस के अंदर हमारा ये एन एन माइनस वन अपॉन टू वाला फॉर्मूला कारगर सिद्ध होता है। इससे डायरेक्ट एक्सचेंज एनर्जी निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे सेम स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 3 माइनस वन अपॉन टू, 6/2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कितने एक्सचेंज हो जाएंगे, 3। पेयरिंग एनर्जी अगेन क्या रहेगी, 0, क्योंकि कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। तो स्टेबिलिटी एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3 + 0 इक्वल टू 3। अब देखो, P2 के केस में एक्सचेंज एनर्जी, स्टेबिलिटी एनर्जी कितनी आ रही थी, 1। और
P3 के केस में कितनी आ रही है 3, तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्टेबल हुआ, P3 P2 से क्या हुआ, ज़्यादा स्थायी। और ये अर्धपूरित कक्षक है, तो अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व पूर्ण पूरित से कम होता है, और बाकी जो इंटरमीडिएट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उनसे इसका क्या हो गया, स्थायित्व ज़्यादा हो गया। आप आसानी से इसे पता लगा सकते हो। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अपन डी का किसी का भी निकाल लो आप, पूरे S P D F में किसी का भी निकालो, सबका आंसर इस फॉर्मूले से क्या आएगा, एकदम करेक्ट आएगा। D4 का निकालना है तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ पे फिल कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ये वाला यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है। इस तरीके से इसके टोटल एक्सचेंज कितने होंगे, 6। तो ये ऐसे कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, ऐसे कर करके अपना टाइम बहुत कंज्यूम होता है। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया अपन ने। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, सेम स्पिन के हैं, तो 4 माइनस 1/2, 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। तो 6 एक्सचेंज आ गए। पेयरिंग एनर्जी अगेन 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो स्टेबिलिटी एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब देखो D5 के लिए यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसके कितने एक्सचेंज आ गए, 10। पेयरिंग एनर्जी अगेन 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो स्टेबिलिटी एनर्जी का मान कितना आया, 10। तो देखो D5 की स्टेबिलिटी D4 से ज़्यादा होती है कि नहीं होती, सबको पता है। अर्धपूरित की स्टेबिलिटी से क्या रहेगी, ज़्यादा। ये हमने स्टेबिलिटी एनर्जी से भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब देखो D6 के लिए आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक पेयर। देखो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल कर दिया, अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, पेयर करेगा। अब सेम स्पिन के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4, और ये 5। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5, इन पांचों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कैसा है, सेम, सबका सेम है। तो यहाँ पे सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन रख दिए, कितने, 5 माइनस 1/2, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना है, 10। एक्सचेंज एनर्जी इस केस में और इस केस में देखो कैसी आ रही थी, सेम आ रही थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5, और ऊपर भी सेम स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 5। तो एक्सचेंज एनर्जी तो दोनों के केस में क्या रहेगी, समान। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि D4 तथा D5 की विनिमय ऊर्जा किसकी अधिक होगी। तो आप वहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना कि D5 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, नहीं। स्टेबिलिटी एनर्जी D5 की ज़्यादा होती है, ठीक है ना, D4 से। और स्टेबिलिटी एनर्जी किसकी, D5 की ज़्यादा होगी, किससे, D6 से, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी का मान तो दोनों ही केस में क्या रहेगा, समान रहेगा। ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर बन रहा है। तो स्टेबिलिटी एनर्जी निकालेंगे तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, और कितना आ गया आंसर, 9। तो स्टेबिलिटी एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी इक्वल टू 9। क्योंकि ये जो पेयरिंग होती है ना, इस पेयरिंग में क्या है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन रहते नहीं है ना पास में, क्योंकि दोनों के ऊपर माइनस का चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर की कौन सा चार्ज होता है, माइनस का, इसलिए हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। इसलिए स्टेबिलिटी एनर्जी में इस एनर्जी को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे कितना आया, 9। अब यदि तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 D6 और D5 में से यदि कंपेयर किया जाए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखो D5 ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है, 10, ठीक है। फिर क्या आएगा, D6, है ना, D6 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, 6, ठीक है। और फिर कौन सा आ जाएगा अपना, D4, क्योंकि D4 के लिए जो स्टेबिलिटी एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, ये देखिए 6, ये 6 आ रही है। तो सबसे कम किसके लिए होती है, D4 के लिए। तो इस तरीके से यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्थाई अधिक होगा, तो आप आराम से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अन्य एग्जाम्पल भी सोल्व करने हैं। ये आप स्वयं अपने स्तर पर क्या करोगे, प्रयास करोगे और चेक करोगे कि क्या वास्तव में वो सही हैं या नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब जो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएससी में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है कि निम्न में से कौन सा विन्यास पाउली व हुंड के अनुसार सही है। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। अब पाउली और हुंड दोनों के अनुसार क्या है, वो सही है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, इनमें से हमें पता लगाना है। यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। हालांकि इतने सारे नहीं पूछे जाएंगे, आपको तो 4 ही ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ पे, लेकिन समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमने खूब एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिए। अब देखो पहले वाले के अंदर सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पावली के नियम की तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए पावली की ज़रूरत ही नहीं है। हुंड के अनुसार क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में
समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। क्या ये हुंड के अनुसार सही है? बिल्कुल हुंड के अनुसार सही है। समान चक्रण का इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब आप ये मत सोचना कि पहले सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके कहाँ जा सकता है? यहाँ पे जा सकता है। कमरा खाली है, हमारे घर में भी यदि कोई मेहमान नहीं है और कोई भी नहीं है, कमरे सारे खाली पड़े हैं, तो हम एक कमरे से दूसरे कमरे में इजीली जा सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यदि वो ऑक्यूपाइड हैं पहले से, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है, इलेक्ट्रॉन भरा तो समान चक्रण का ही गया है, देखो दोनों के दोनों। यहाँ पे इसलिए नहीं भरा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वो घूम के कहाँ चला गया? यहाँ पे। तो ये वाली पोजीशन भी सही है। तो हुंड के अनुसार ये सही है। अगेन पाउली के नियम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं आएंगे, जब तक हम पाउली के नियम की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हुंड का नियम सही है। देखो समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है, उल्टा है चक्रण, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ये भी क्या है? सही। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए एक ही कक्षक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पाउली का नियम भी देखेंगे और हुंड का नियम भी देखेंगे। हुंड के अनुसार तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। देखो हुंड ने क्या कहा था कि प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद में युग्मन होता है। इसने ये नहीं कहा था कि युग्मन विपरीत होता है। बातों को जरा ध्यान से समझें, स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ें। हुंड ने ये कहा था कि प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। तो देखो हमने यहाँ पे समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, उसके बाद में हमने युग्मन करवा दिया। तो हुंड के अनुसार तो ये क्या हो गया? सही। लेकिन पाउली के अनुसार क्या हो गया? गलत। क्योंकि इसकी इन इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या हो गया? समान हो गया। तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान होने के कारण ये पाउली के नियम की पालना नहीं करता। क्योंकि देखो इसका भी प्लस हाफ और इसका भी प्लस हाफ, और बाकी की जो वैल्यू है एन एल और एम की, वो तो समान हो ही गई। इसके लिए भी समान हो गई, इसके लिए भी क्या हो गई? समान हो गई। तो ये पाउली के अनुसार क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट देखो, एक ही कक्षक में समान चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो भैया पाउली के अनुसार तो गलत हो गया, क्योंकि विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे। हुंड के अनुसार भी गलत हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना होके कहाँ होना चाहिए था? यहाँ। पहले समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर युग्मन होगा। लेकिन इसने क्या किया? पहला इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, अब तीसरे में समान चक्रण का भरने से पहले ही इसने क्या कर दिया? युग्मन कर दिया। तो ये हुंड के अनुसार भी गलत, पाउली के अनुसार भी गलत। अब नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पाउली के नियम की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बिना सोचे समझे आप हुंड की बात करोगे, पाउली की बात नहीं करोगे। समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो समान चक्रण का हुआ क्या? यहाँ नहीं, उल्टा कर दिया चक्रण। तो हुंड के अनुसार ये क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण। तो ये पाउली के अनुसार तो सही हो गया कि एक ही ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ही ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ही ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। पाउली तो खुश हो गया, पाउली के अनुसार तो क्या है? सही। लेकिन हुंड नाराज हो गया, हुंड के अनुसार गलत। कि मैंने कहा था कि प्रत्येक कक्षक में पहले समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? युग्मन होगा, ठीक है। लेकिन क्या किया आपने? समान चक्रण का न करके दूसरे में ही चक्रण को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। इसलिए ये हुंड के अनुसार क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट वाले को जब देखेंगे तो एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पाउली भी आएगा, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले में भी आ रहा है, हुंड भी आएगा साथ के अंदर, ठीक है ना। हुंड तो हमेशा ही आता है, पावली कभी कभी आता है। हुंड हमेशा, एच हुंड हमेशा, पावली कभी कभी आएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी है इसकी, कभी भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। लेकिन हुंड एच फोर, हुंड एच फोर हमेशा, ये हमेशा आएगा। तो देखो हुंड ने कहा था समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन भरो, समान चक्रण का भरते भरते इधर अपने पहले ही क्या करा दिया? युग्मन। जबकि इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ होना चाहिए था? यहाँ पे। इसलिए हुंड नाराज, हुंड के अनुसार क्या हो गया? गलत हो गया। पाउली खुश, क्योंकि पाउली ने कहा था कि एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण के अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, और भैया दो इलेक्ट्रॉन आ गए ये, इसलिए पाउली के अनुसार सही। यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन है, युग्मन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो पाउली यहाँ से अनुपस्थित रहेगा। लेकिन हुंड के अनुसार ये सही है, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण क्या कर दिया? समान कर दिया और अलग अलग ऑर्बिटल में भर दिया। इसलिए हुंड के अनुसार ये सही है। अब दोनों को हमें खुश करना पड़ेगा। तो देखो एक ही ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के दो दो इलेक्ट्रॉन, पाउली खुश
हुंड के अनुसार देखो समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर उसके बाद में हमने युग्मन करवाया, हुंड भी खुश, पावली भी खुश, और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, हम भी खुश। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन हल करना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी पॉसिबिलिटी किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं बनती। इनको आप ढंग से समझ लेना, याद कर लेना। अगर फिर भी दिक्कत आए तो वीडियो को एक बार पुनः देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण केमिस्ट्री के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बेस ही पूरा किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है ना, आप डी ब्लॉक पढ़ोगे, आप एफ ब्लॉक पढ़ोगे, आप आयनाइजेशन एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, न जाने दुनिया भर के कितने क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे किस पे बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं ये सिखाऊंगा, और उसके बाद में उसकी जो डिटेल स्टडी है वो डिटेल स्टडी जब मैं आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, तो इंडिविजुअल रूप से उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। साथ में जो एक्सेप्शनल केस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे डी ब्लॉक में क्रोमियम है, कॉपर है, वो एक्सेप्शनल केस हैं। तो उस तरीके के जो एक्सेप्शनल केस हैं, उन एक्सेप्शनल केस को भी हम उन्हीं चैप्टर में स्टडी करेंगे। यहाँ पे फिलहाल उनको स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन एक जर्नल वे में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे हम ज़रूर स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर सारा यहाँ पे पढ़ने लगे तो फिर वहाँ पे भी हमें फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, हमारा टाइम ख़राब होगा। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्किप रखा है, हम इसको वहाँ पे डिटेल से देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होता, जो सेल और जो उपकोष होते हैं, सब सेल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका जो सामान्य प्रदर्शन होता है वो क्या होता है, NLX। जैसे 1s2, तो देखो n की वैल्यू, ये वाली वैल्यू n को बताती है, ये वैल्यू किसको बताती है, l को बताती है, और ये किसको बताती है, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे n क्या है, सेल, l क्या है, सब सेल या ऑर्बिटल भी हम बोल सकते हैं, किसके लिए, s p d और f के लिए। और x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये उसकी संख्या को डिस्क्राइब करती है। तो एक ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के रखी है, आप तो इस ट्रिक को क्या करना, ध्यान रखना। लेकिन ये वाली जो ट्रिक है ना, ये आपको तभी अप्लाई करनी है जब कोई ज़्यादा एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाए और आप कन्फ्यूज़न महसूस कर रहे हो, कन्फ्यूज़न फील कर रहे हो कि क्या होगा। उस केस में आप इस ट्रिक से अपना आंसर ऑप्शन के आधार पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन अगर यदि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से आता है तो फिर उसमें ये ट्रिक लगा के अपना समय खराब मत करना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो शुरुआत हमेशा कहाँ से करनी है, आपको एस से। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, NS, फिर आप लिखोगे N-2F, फिर आप लिखोगे N-1D, और फिर क्या लिखोगे आप, NP। समझ में आई नहीं ये बात, NS, N-2F, फिर N-1D, और फिर क्या लिखोगे आप, NP। तो देखो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अपन 6s ले लें, तो पहले क्या आएगा, 6s, फिर 6 में से 2 गया 4F, फिर 4 में ये 6 में से 1 गया 4D, और फिर क्या आ गया 6P। ऐसे अगर आप मान लो 7s लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 5P, फिर क्या आएगा 6D, फिर क्या आएगा 7P। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भरते चलना है, यहाँ 2, यहाँ 14, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6, इस तरीके से। तो एक चीज़ देखो, यहाँ स्टार लगा रखा है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि 56 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं कहाँ तक, 6s तक। 6s तक कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, 56। और 88 इलेक्ट्रॉन, 88 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं 7s के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक। तो ये वाली जो ट्रिक है, ये ट्रिक किस तरीके से काम करती है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है। बहुत आसानी से हम बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान रखना, अपवाद का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर अपवाद आते हैं तो उनमें दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। एक्सेप्शनल केस क्योंकि बहुत लिमिटेड हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शनल केस, मुश्किल से 5 या 6 होंगे, 4 या 5 होंगे, ठीक ना। तो वो मैं आपको बता दूंगा, उनको आप अलग से याद कर लेना। बाकी सब के ऊपर ये ट्रिक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो Z बराबर 103 इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कई बार एग्जाम के अंदर क्या है ना, सीधा ही पूछ लेते हैं कि 56 इलेक्ट्रॉन
जिस परमाणु में उपस्थित है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा। तो फिर 56 का आते ही है ना ऐसे कि बहुत बड़ा हो गया, कैसे लिखूं मैं आपको, तो देखो उसके लिए है ये ट्रिक है ना। Z इक्वल टू आपको दे रखा है 103, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैंने आपको क्या कहा कि 56 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं कहाँ तक, 6s तक, लेकिन ये जो 103 है, ये 103 कहाँ से ऊपर आ गया, 88 से भी ऊपर आ गया। कहाँ से ऊपर आ रहा है, ये 88 से भी ऊपर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी परमाणु क्रमांक आप पूछे उसमें से इस 88 को क्या कर दो, आप माइनस कर दो। देखो 56 के बाद में 88 आ रहा है और 88 के बाद में कितना आ रहा है, 103। तो इस 103 में से इसको माइनस करना है, इसको नहीं करना है, ठीक है ना। इस 56 में से किस कब ये माइनस होगा, जब 88 से कम और इससे बीच का हो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब करना है अपने को। तो 103 में से 88 को जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आया, 15। 15 का मतलब क्या हो गया आपको, 15 का मतलब F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर ये आपका क्या आ गया, डी आ गया, डी में 1 इलेक्ट्रॉन और पी में कितना आ गया, 0 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे सर एस तो आया ही नहीं, एस तो पहले ही लिख दिया हमने 7s2। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये लिख रखा है ना 7s, कि 88 इलेक्ट्रॉन तक जो आएगा वहाँ पे क्या आएगा 7s, और 56 तक क्या आएगा 6s। तो s में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 88 इलेक्ट्रॉन तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 7s2 पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन बच गए अपने पास में, वो हैं 15 इलेक्ट्रॉन। इन 15 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। और इन 15 इलेक्ट्रॉनों को फिल कैसे करोगे, ये देखो, अब ये ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको, ये देखो 7s यहाँ तक तो 2 कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 5f आएगा, फिर 6d आएगा, फिर 7p आएगा। डी में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 0, क्योंकि अपने को 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पी में अपने आप ही 0 बच जाएगा। तो आपको वो पूछेगा एग्जाम के अंदर, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 103 परमाणु क्रमांक के लिए सत्य है। तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट के अंदर कोई भी इनर्ट गैस का लिख के रखा होगा, ऑर्गन, क्रिप्टॉन इस तरीके से, जीनोन इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, ये जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, आप तो इसको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। 14 एफ में, 1 डी में और पी में 0, वही आंसर क्या कर देना आप, टिक कर देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये एक बहुत शानदार ट्रिक है जो कि आप लोगों को जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बना रखी है। नहीं तो वैसे क्या बहुत दिक्कत आती है। अब एक एग्जाम्पल और इसका मैंने ले लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। इसी ट्रिक से आपको क्या करना है, सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने और आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना अपवाद पे ये नियम लागू नहीं होगा, अपवाद को हम अलग से पढ़ेंगे। तो कहीं अपवाद पे यदि नहीं लगे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने जो ट्रिक बताई थी वो तो ट्रिक काम ही नहीं कर रही। सबके ऊपर लगेगी, मतलब 98% एलिमेंट के ऊपर ये ट्रिक काम करेगी, 2% जो एक्सेप्शनल केस हैं उन पे ये काम नहीं करेगी। तो देखो एक एग्जाम्पल और ले लिया मैंने, 83 परमाणु क्रमांक। अब 83 जो परमाणु क्रमांक है ये 88 परमाणु क्रमांक से तो कम है और 56 से क्या है, ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 83 जो परमाणु क्रमांक है, इस 83 में से हमें क्या निकालना है, 56। देखो ये रहा 83। 83 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में, ये 88 है और यहाँ पे कुछ 83 आएगा बीच में। तो इस 83 में से हमें किसको माइनस करना है, 56 को, क्योंकि 88 का तो अब यहाँ पे रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे हैं तब इसको काम में लेना है, जब यहाँ पे हैं तो किसको काम में लेना है, इसको काम में लेना है। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। और इससे नीचे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्वतः ही आप कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत नहीं आती। ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले में ही क्या रहती है, समस्या रहती है। तो ये उनके लिए हैं, ये ज़्यादा परमाणु क्रमांक वालों के लिए हैं। तो देखो, हाँ ये भी चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, ये 56 तक के लिए ये लागू होगा, उसके बाद में ये लागू होगा। इससे कम वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आसान होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखो 83 की बात चल रही है, तो 83 को 56 से क्या कर दो, माइनस कर दो। 27 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इन 27 इलेक्ट्रॉन को क्या करो, एफ डी और पी के अंदर क्या कर लो, डिवाइड कर लो। एफ में 14 आते हैं, अब डी के अंदर कितने भर लो,
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, जितने पॉसिबल भर सकते हो। एफ में 14 आ सकते हैं, अधिकतम 14 भर दो। फिर डी के अंदर कितने भर दो, 10 भर दो। फिर कैलकुलेट करके देखो कितने कम पड़ रहे हैं, उतने कितने किस में भर दो, पी के अंदर भर दो। तो देखो ये कितने आ रहे हैं, 27 इलेक्ट्रॉन। तो 14 + 10 + 3 = 27। तो यहाँ पे आया 6s2, क्योंकि देखो 56 तक कितने कंप्लीट हो गए थे, 6s। तो यहाँ पे तो 2 भर के काम चल जाएगा। और उसके आगे के इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरने हैं वो आप इस तरीके से भर सकते हो। तो ऐसे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इजीली आ जाएगा। अब देखो परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों, ज़्यादातर आपके देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 30 तक का ही पूछता है। तो आप तो ये वाला जो डायग्राम मैंने बना रखा है, इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना। और ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये n+l नियम के आधार पे ही बनाया हुआ है। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, यही तो होता है। यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। तो 30 परमाणु क्रमांक तक के, और यहाँ 30 तक का कोई भी अपवाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के। वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा यहाँ पे। इसके आगे के जब हम पढ़ेंगे तो वो डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। देखो एक नोट भी लगा दिया मैंने, डी ब्लॉक तथा ए ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके संबंधित पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से, कि क्यों हुआ ऐसा। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 1s1। ठीक है। हीलियम का लिखना है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है। उसके बाद में लिथियम का भरना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, है ना। पेन ले लेते हैं एक बार अपन। देखो हाइड्रोजन के लिए हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है। बोरोन के बाद में क्या आता है, कार्बन, फिर नाइट्रोजन। फिर देखो वो रूल भी अप्लाई करना है आपको, हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। फिर ये आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है, फिर यहाँ भरना है, फिर यहाँ भरोगे, फिर यहाँ भरोगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। उसके बाद में किसके अंदर भरना है, डी में 1 2 3 4 5। फिर पेयरिंग करनी है इस तरीके से, ये कर दी। ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ 30 तक कंप्लीट हो गया अपना काम। अब मैं आपको बात बता रहा था कि वो जो एक्सेप्शनल केस है, वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है। तो वो एक्सेप्शनल जो केस है, वो एक्सेप्शनल केस किसका है, क्रोमियम का। क्रोमियम के अंदर क्या होता है, आना तो क्या चाहिए था उसके अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जबकि एक्चुअल में जब लिखा जाता है तो कैसे, इस तरीके से लिखा जाता है। और आना कैसा चाहिए था, 1 2 3 4। ठीक है ना। और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। लेकिन आपको पता है कि जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। और D5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। इसलिए जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें ये इस तरीके की पोजीशन होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, क्रोमियम का हो गया, 3d5 4s1। ठीक है। ऐसे ही एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर, कौन सा, कॉपर। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1। और रूटीन में आना कैसा चाहिए था, 3d9 4s2। लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके कहाँ पे चला जाता है, डी में। और डी के अंदर पूरे कितने हो जाते हैं, 10। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 9। और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आके यहाँ 10 हो जाता है, और यहाँ पे 1। तो D10 फुली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि स्टेबल होता है। इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये न होके क्या होता है, ये होता है। ये 2 एक्सेप्शनल केस 3D सीरीज के 30 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है परमाणु क्रमांक का, उसमें 2 ही अपवाद हैं, और वो दोनों अपवाद मैंने आपको यहाँ बता दिए। इसके आगे के जो अपवाद हैं, कॉपर के नीचे कौन सा आता है, कॉपर Ag Au। फिर आपका जो क्रोमियम है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। और उसके बाद में निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो ये पैलेडियम और प्लेटिनम ये भी क्या हैं, एक्सेप्शनल केस हैं। इनको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे निकल का होता है 3d8 4s2। तो यहाँ पैलेडियम के अंदर 8 नहीं आता, बल्कि क्या आता है, 3d9 4s1। और यहाँ पे क्या आ जाता है, 3d10 4s0, किसके अंदर, प्लेटिनम के अंदर। तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। ये एक्सेप्शनल केस मैं आपको याद करवाऊंगा, सारे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। हमने आपको बता रखा है, आपका सिलेबस हम बिल्कुल टाइम के ऊपर कंप्लीट करवा देंगे, उसमें कोई
समस्या नहीं आएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, वो शब्दावलियों पे भी आपको ध्यान रखना है। इनको थोड़ा सा फटाफट फटाफट कर लेते हैं क्योंकि ये सब आपके पढ़े हुए हैं। समभारी क्या होते हैं? तो पहले तो रिप्रेजेंटेशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का या किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या का किस तरीके से करते हैं? जेड एक्स ए, जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है या प्रोटॉन की संख्या होती है, एक्स कोई भी तत्व होता है, और ए ऊपर जो यहाँ संख्या लिखी जाती है वो द्रव्यमान संख्या। जैसे मैं ये बोलूँ 1H1, तो 1 इसका परमाणु क्रमांक हो गया, ये सिंबल हो गया, और ये इसकी द्रव्यमान संख्या। ऐसे ही 6C12 ऐसे लिखते हैं, 6 परमाणु क्रमांक, ये सिंबल हो गया, और ये क्या हो गई? द्रव्यमान संख्या। अब अगर ये इस तरीके की पोजीशन दे रखी है और उसमें से न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो हम निकालेंगे A माइनस जेड, तो हमारे पास में किसकी संख्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की। इस A में से इसको माइनस कर दो, किसकी संख्या आएगी? न्यूट्रॉन की। और किसी भी उदासीन तत्व में हमेशा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, जितनी संख्या में प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जेड का मान 1 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 8, है ना। तो किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। लेकिन यदि मान लो उदासीन नहीं है, जैसे मान लो H प्लस है, तो H प्लस के अंदर जेड का मान या प्रोटॉन का मान तो कितना है? 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि ये उदासीन नहीं है, चार्जड है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब समस्थानी क्या होते हैं? स्पीड से इनको समझ लेते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटोप इनको इंग्लिश में बोलते हैं। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक, जो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे जाते हैं, उन्हें हम समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक का मतलब उनका परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? समान, और उनकी द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी? भिन्न। और ये एक ही तत्व के अंदर होते हैं, ध्यान रखना। समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो देखो इनका परमाणु क्रमांक तो सबका क्या है? समान, और द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न। और आपको एक बात बताऊं, ये एग्जाम्पल अगर आपको याद भी नहीं है तो आप 4 ऑप्शन दे के ईजिली क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। ये समान चेक करना है आपको, ये समान चेक करना है, और ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, है ना। यहाँ जेड सबका समान है और द्रव्यमान संख्या सबकी क्या है? अलग अलग है ना। तो ये क्या हो गए? समस्थानिक। ऐसे कार्बन के लिए जेड सबका क्या है? 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबकी क्या है? अलग अलग, समस्थानिक। ऑक्सीजन में सबके अंदर परमाणु क्रमांक 8 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबकी क्या है? अलग अलग, है ना। तो ये क्या हो गया? समस्थानिक। तो इस तरीके से आप ऑप्शन देख के क्या पहचान सकते हो? समस्थानिक को पहचान सकते हो। एक नोट याद रखना है आपको, किसी भी तत्व के समस्थानिकों में केवल और केवल न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है उनमें? समान। मैंने आपको बताया कि जब जेड ही समान है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। तो ये एक नोट आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चनों में ये पूछा जा सकता है, ये वाला। नेक्स्ट है न्यूक्लियोनों की संख्या। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियन नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये कोई एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को इस संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। ये टर्मिनोलॉजी हम रेडियो एक्टिविटी के अंदर स्टडी करते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो जैसे 1s3 ट्रिटियम इसको बोलते हैं। जो प्रोटॉन होता है 1H1 उसको प्रोटियम बोलते हैं, और जो 1H2 होता है उसको हम ड्यूटीरियम बोल देते हैं, या इसको 1D2 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ट्रिटियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो ट्रिटियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। D2O जो होता है हमारा भारी जल, उसमें जो ड्यूटीरियम आता है वो ड्यूटीरियम 1H2 ही होता है। तो 1H3 में न्यूक्लियनों की संख्या यदि आपको निकालनी है तो देखो कितनी आएगी? 3। ये हमने कैसे निकाली? न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो सीधा यहाँ ही से निकल जाएगा, ये रहा प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से आपको जेड को माइनस करना पड़ेगा, और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3, और जेड कितना है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 2। तो ये जो 2 आया, ये 2 किसकी संख्या आ गई अपने पास में? न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। प्रोटॉन की जो संख्या है वो 1 है, तो दोनों का ऐड होके कितना हो गया? 3। तो न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो गई? 3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होता है। और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होगा उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान होंगे। भौतिक गुणों में इनमें भिन्नता होती है समस्थानिकों के अंदर, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इनके भौतिक गुणों में भिन्नता होती है,
क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, भिन्न। द्रव्यमान का मतलब भार, जिसका भार अलग अलग है उसके भौतिक गुण अपने आप ही क्या हो गए, अलग हो गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है समभारिक या आइसोबोर, इसको एस्टोन भी बोल देते हैं हम, ये नाम याद रख लेना, ठीक है ना। दो भिन्न भिन्न तत्वों जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक। समभारिक मतलब जिसका भार समान हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, उन्हें हम बोलेंगे समभारिक, आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार में क्या होता है, जेड तो भिन्न होता है और ए क्या होता है, समान होता है। अगेन एग्जाम्पल आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 1 2 3 और एक ऑप्शन और दे देगा मान लो, उसमें से आपको क्या चेक करना है कि जेड क्या हो उसका भिन्न हो और ए क्या हो समान। तो आप तो नीचे चेक करना, जेड को देखा जेड भिन्न, ए को देखा ए समान, इसका मतलब ये क्या हो गए, संभारिक। ए क्या है, समान, जेड क्या है, भिन्न, संभारिक। ए क्या है, समान, जेड क्या है, भिन्न, इसका मतलब ये क्या हो गए, संभारिक। बस इस तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना है, चेक करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोन। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आजकल एग्जाम के अंदर सम न्यूट्रॉनिक नहीं लिख के क्या लिखता है वो, आइसोटोन। निम्न में से कौन सा है, हिंदी में ऐसे लिखता है और इंग्लिश में तो आइसोटोन लिखा हुआ आता ही है। तो ये वाले वर्ड भी आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, गड़बड़ हो जाता है कई बार इनकी वजह से, है ना। तो आइसोटोन का मतलब जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस जेड से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है। तो ए माइनस जेड किया, 13 - 6 तो कितना आया, 7। 14 - 7 कितना आया, 7। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान। तो ये क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक। और इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। देखो भौतिक गुण तो भिन्न होंगे ही होंगे क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। इनके रासायनिक गुण भी असमान होंगे, क्यों, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक भी क्या है, असमान है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अब एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है आइसो डायाफर्स। आइसो डायाफर्स किसको बोलते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो, जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या हो, सेम हो। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालनी है मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोटॉन की संख्या आप किसी भी एलिमेंट को देखते हुए बता दोगे, तो उससे आपको क्या निकालना है, n - p की वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 5b11 दे रखा है, तो प्रोटॉन कितने हैं, 5, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 5। न्यूट्रॉन कितने, 11 में से 5 को माइनस किया तो कितने आए, 6 एन, है ना। और इलेक्ट्रॉन कितने, परमाणु क्रमांक के बराबरी 5। अब n - p की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ रही है, n - p की वैल्यू आ रही है 1। यहाँ पे n - p की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो प्रोटॉन की वैल्यू 6, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आई, 7। 13 - 6, ये जो न्यूट्रॉन निकला है वो कैसे निकला है, 13 - 6, ठीक है ना। 7 आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 ही होगी। और n - p की जो वैल्यू निकालेंगे तो 7 में से 6 गया, कितना बच गया, 1, ठीक है। तो ऐसे n - p देखो इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो ये क्या हो गए, आइसो डायाफर्स। इस प्रकार 7n15 और 9f19 ये भी आइसो डायाफर्स हैं। आप कैलकुलेट करके इजीली देख लेना। 15 में से पहले 7 को माइनस करो, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, और फिर न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसमें से किसको माइनस कर दो, इस प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दो, और n - p की वैल्यू निकालोगे तो दोनों में क्या आएगी, सेम आएगी। आप खुद करके चेक कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद में है आइसोस्टेर्स। आइसोस्टेर्स किन को बोलते हैं, जिनमें परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। तो देखो CO2 और N2 में परमाणुओं की संख्या समान है, 1 और 2 ये 3, इसमें 2 और 1 3, तो इनमें परमाणु की संख्या क्या हो गई, समान। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक करो। इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ से चेक करोगे, परमाणु क्रमांक की तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के अंदर 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। तो देखो दोनों में 22 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या हो गए, आइसोस्टर्स हो गए। अन्य उदाहरण CaO, KF, OF2 और HCl, ये आपका HW है। आप खुद कैलकुलेट करना, ये सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम का मतलब जरूरी नहीं 22 ही आए, सेम का मतलब इनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम आनी चाहिए। परमाणु की तो देखो 1 2 1 2 1, और ये 2 और 1 3, और इसमें 1 2 और 3, इसमें 3, तो परमाणु की संख्या तो समान है। आप इलेक्ट्रॉन की संख्या और चेक करना, वो भी क्या आएगी,
समान आएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक, नाम से पता लग रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान। ये कुछ भी हो सकते हैं, अणु, परमाणु, आयन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। नियोन और सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कितना बचा, 10। तो देखो दोनों में, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। इसी तरीके से इनमें भी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक करनी है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक करनी है, सब में क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम। ये एक सेट है, एक सेट ये और एक सेट ये भी इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कैलकुलेट करना। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, फिर इसका क्या होगा, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 ये, तो कितने हो गए, 10। ये 10 हैं, ये 10 हो गए। नाइट्रोजन का कितना, 7, हाइड्रोजन के 2 और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया प्लस 1, तो 7 और 3 10, तो ये भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है, चेक करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है नोडल की। नोडल क्या होता है, नोडल एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या हो, न्यूनतम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नोडल। तो इसमें सबसे पहले कितने प्रकार के नोडल होते हैं वो नोडल हम स्टडी करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और आपकी जो आरपीएससी की अभी जो रिसेंटली इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी 2024 में हुई थी, कौन सी हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो नोडल पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या हो, न्यूनतम। ठीक है, दूसरा यहाँ देखो पॉइंट का मतलब बिंदु है ना, बिंदु की बात चल रही है। दूसरा है नोडल सरफेस, नोडल सतह या स्फेरिकल नोड, गोलीय निस्पंद या रेडियल नोड, त्रिज्य नोड। रेडियल का मतलब क्या हो गया, रेडियस से, तो त्रिज्य नोड। इनकी हिंदी भी आपको ध्यान रखनी है। देखो ये मैंने मार्क इसलिए कर रखे हैं, ये बहुत कम वर्ड यूज किया जाता है एग्जाम के अंदर, स्फेरिकल नोड। उसके बाद में ये, और सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, रेडियल नोड। त्रिज्य नोड की संख्या क्या होगी ये, और यही क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी के अंदर कि त्रिज्य नोड कितने होंगे। तो उस त्रिज्य नोड निकालने की जो फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो किन्हीं दो समान प्रकार के परमाणु कक्षकों के मध्य का ऐसा स्थान या पृष्ठ, ठीक है ना, पृष्ठ का मतलब सरफेस, देखो यहाँ सरफेस शब्द आ रहा है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या हो, न्यूनतम। इसके लिए आप तो ये फॉर्मूला याद रखना, n-l-1, ये त्रिज्य नोड निकालने का फॉर्मूला है। जैसे NS के अंदर अगर त्रिज्य नोड निकालना है तो n-1 आ जाएगा, डायरेक्ट ही निकाल लेना, क्योंकि इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, तो n-1 आ गया। चलो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ ताकि आपको समस्या नहीं हो। NS के अंदर निकालना है n-l-1, ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। n की वैल्यू कितनी है, n, तो n रख दिया। l की वैल्यू कितनी है, 0 और -1, तो कितना आया इसका आंसर, n-1। अब अगर मुझे निकालनी है किसके लिए, np के लिए, तो n-l की वैल्यू कितनी है p के लिए, 1, ठीक है, और -1, तो कितना आ गया ये, n-2। इसी तरीके से मुझे nd के लिए निकालनी है, तो n की वैल्यू, n-l की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, 2 -1, तो ये कितना हो गया, n-3। और f के लिए कभी भी त्रिज्य नोड नहीं निकाला जाता, तो उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो इस तरीके से आप n-l-1 वाले फॉर्मूले से त्रिज्य नोड आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि नोडल तल क्या होता है या कोणीय निस्पंद क्या होता है। नोडल प्लेन, प्लेनर नोड या एंगुलर नोड। तो जो सबसे ज़्यादा वर्ड यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड कितने होते हैं, ये एल के बराबर ही होते हैं। किसी भी कक्षक में किसके बराबर होते हैं ये, या उपकोष के अंदर किसके बराबर होते हैं, ये एल के बराबर ही होते हैं। तो नोडल तल, तल का मतलब सरफेस, सॉरी प्लेन, तल का मतलब प्लेन, PLANE, तल प्लेन, वहां पे क्या आ रहा था, सरफेस। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे नोडल सरफेस आ रहा था, सतह है, यहाँ तो सतह वर्ड यूज किया जा रहा था, या रेडियल नोड, और यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है, तल या कोणीय निस्पंद बोल देते हैं इसको, कोणीय निस्पंद, एंगुलर नोड। और वहाँ पे क्या था, गोलीय निस्पंद, क्योंकि क्या आ रहा था, स्फेरिकल नोड। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, और ये एल ही होते हैं। जैसे एस के लिए पूछेगा तो एल की वैल्यू 0, पी के लिए पूछेगा तो एल की वैल्यू 1, डी के लिए पूछेगा तो एल की वैल्यू 2, ऐसे आप ये निकाल सकते हो। और फिर सबके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट
टोटल अगर वैल्यू निकालनी है आपको, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया, किसी भी कक्षक में कुल नोड कितने होंगे तो वो n-1 से निकाला जाएगा। टोटल नोड कितने होंगे n-1, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है, इसको भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कक्षकों की आकृति। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, और ये अदिशात्मक होता है। इसमें नोडल तल शून्य होता है, कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूनतम हो। इधर से आओगे तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर से आओगे तो भी इलेक्ट्रॉन, जेड एक्सिस से आओगे तो भी क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर नोडल तल की का मान क्या होता है, शून्य। पी कक्षक क्या होता है, दिशात्मक होता है और डमलाकार होता है। दिशात्मक का मतलब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, हो शिफ्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं दिशात्मक। दिशा निर्धारित करता है कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इस दिशा में, ठीक है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिशात्मक। ये तीन प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया वाई एक्स के अनुदिश, और ये जेड अक्ष के अनुदिश होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी जेड। अब इनमें नोडल तल कौन कौन से हैं, तो नोडल तल पी में हमेशा क्या होता है, एक, एस में तो जीरो होता है, उसके बाद में पी में क्या होता है, नोडल तल एक होता है। और ये नोडल तल किस फॉर्मूले से निकाले थे अपन ने, नोडल तल देखो क्या होते हैं, ये रहे नोडल तल, क्या हो रहा है, एल के बराबर ही होता है, एल के बराबर ही होता है। तो एस के अंदर एल की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहाँ पे नोडल तल कितना हो गया, शून्य। ऐसे पी के अंदर एल की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे नोडल तल क्या होगा, एक। तो पी एक्स का जो नोडल तल है वो क्या होता है, वाई जेड। देखो इस प्लेन के साथ में और इस प्लेन के साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन किधर से प्रेजेंट है, इस वाले में, ये एक्स अक्ष के अनुदिश ही प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। तो वाई और जेड जो प्लेन है वहाँ पर नोडल तल पाया जाएगा। ऐसे ही पी वाई के अंदर एक्स और जेड जो तल है वहाँ पर नोडल तल पाया जाएगा। ऐसे ही जो आपका जो पी जेड जो ऑर्बिटल है वहाँ पर एक्स और वाई है वो नोडल तल हो जाएगा। तो प्रत्येक में नोडल तल क्या हो गया, एक। ऐसे ही डी कक्षक है तो उसमें नोडल तल कितने हो जाएंगे, दो, क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, टू। तो देखो यहाँ पे डी एक्स वाई की आकृति, डी वाई जेड की और डी एक्स जेड की मैंने आकृति बना रखी है। और ये इस तरीके की आकृति होती है, डी एक्स वाई होता है, इनमें क्या होता है, जो लोब होते हैं किसके, ऑर्बिटल के जो लोब होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, दो अक्षों के मध्य में और 45 डिग्री के कोण के ऊपर होते हैं। और तो इसमें हम ये कहें कि तल कितने होंगे, तो तल कितने होंगे, दो। तो जो एक्स वाई है उस एक्स वाई में जो नहीं है वो क्या है, जेड। तो जेड के साथ में हमें एक्स जेड लिखना है, वाई जेड लिखना है, ये क्या हो जाएगा हमारा तल। तो तल कितने हो गए, दो। ऐसे ही जो डी वाई जेड जो ऑर्बिटल है उस डी वाई जेड के अंदर क्या गायब है, एक्स गायब है, तो एक्स के साथ में हमें एक्स वाई लिखना है, एक्स जेड लिखना है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नोडल तल। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डी वाई जेड में नोडल तल होंगे एक्स जेड, वाई जेड, हैं, ठीक है ना, एक्स वाई, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही डी एक्स जेड में क्या नहीं है, वाई नहीं है, तो एक्स वाई और वाई जेड नोडल तल हो जाएंगे। इसी तरीके से जो चौथा जो ऑर्बिटल है डी का वो क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो लोब होते हैं वो अक्ष के अनुदिश होते हैं, अक्ष के अनुदिश होते हैं, ध्यान रखना अक्ष के अनुदिश होते हैं। और ये जो तीन ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये अक्षों के मध्य में होते हैं, ये अक्षों के मध्य में होते हैं, देखो अक्षों के मध्य में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इनमें अक्षों के मध्य ही होती है, अक्षों के मध्य ही होती है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तब आपको बताऊंगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तब आपको समझ में आएगा। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जो हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, T2G और EG के बारे में जब हम स्टडी करेंगे कि T2G नीचे आएगा, EG ऊपर आएगा, EG नीचे आएगा, T2G ऊपर जाएगा, ये किसके आधार पर डिसाइड होता है, ये इनकी आकृति के आधार पर ही डिसाइड होता है। यदि आपको इनकी आकृति का पता है तो आप आराम से पता लगा लोगे कि कौन सा ऑर्बिटल नीचे रहेगा, कौन सा ऑर्बिटल ऊपर रहेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी नोडल तल कितने होंगे, दो ही होंगे, क्योंकि हमने कहा है कि एल की वैल्यू के बराबर ही नोडल तल होते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी नोडल तल कितने होंगे, दो ही होंगे। और वो जो नोडल तल होंगे वो नोडल तल कौन से होंगे, एक नोडल तल ये और एक नोडल तल ये। इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि किधर से होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ठीक है ना। तो ये दो आपको इसमें ध्यान रखना। ऐसे जो डी जेड स्क्वायर है उस डी जेड स्क्वायर की जो आकृति होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि नोडल बिंदु क्या होता है इसमें, वृत्तीय लूप के रूप में होता है, नोडल तल इसके अंदर क्या है, उपस्थित।
यहाँ पे क्या है, नोडल बिंदु होता है, इस बात का ध्यान रखना आप ना, गलती मत कर देना एग्जाम के अंदर। इसमें क्या होता है, नोडल बिंदु होता है, नोडल बिंदु होता है वर्तीय लूप के रूप में। देखो ये रहा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन। इस लूप के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए हमने कहा कि नोडल बिंदु वर्तीय लूप के रूप में होता है, नोडल तल अनुपस्थित होता है। क्योंकि आप इसमें किधर से भी प्लेन लगाओ, इधर से लगाया तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर से लगाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, किधर से भी प्लेन लगाओगे आप उधर से ही आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसलिए इसके अंदर नोडल तल क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को हम अक्षीय कक्षक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं ये ऑर्बिटल अक्ष के अनुदिश होते हैं, अक्ष के अनुदिश होते हैं, अक्ष के अनुदिश होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं अक्षीय कक्षक, ठीक है ना। अक्षीय कक्षक और तलीय कक्षक, तो जो इनके अलावा जो तीन बच गए वो तो तलीय कक्षक, और ये क्या हो गए, अक्षीय कक्षक। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनकी उपयोगिता के बारे में भी स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो ये देखो कुछ आकृति बता रखी है मैंने ओरिजिनली किस तरीके का, जैसे 1s है, ये 2s आ गया, ये आपका 3s आ गया। देखो इसमें नोड कैसे होता है, ये रहा यहाँ पे देखो, एक नोड, दो नोड, तो 3s में कितने हो गए, 2 नोड हो गए। और जो 2s है उसमें देखो एक ही नोड है, ये रहा, और 1s के अंदर जीरो होता है, ठीक है ना। और ऐसे आपका जो p है, तीन होते हैं, पी एक्स वाई और जेड, है ना। और ये देखो ये प्लेन लगा रखा है, ये प्लेन लगा रखा है, जो नोडल प्लेन होता है, ये नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन यहाँ दिखा रखा है। ऐसे आपका जो डी जेड स्क्वायर होता है वो डबल डमलाकार होता है, तो उसमें किस तरीके से प्लेन होते हैं वो प्लेन लगा दिया, ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो अक्ष के अनुदिश हैं, देखो ये इसमें लोब है वो अक्ष के अनुदिश हैं, और ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं, देखो इस अक्ष के और इस अक्ष के बीच के अंदर है। अब कुछ दो तीन क्वेश्चन हैं हमारे पास में, इन दो तीन क्वेश्चनों को अपनी स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 69 क्वेश्चन हमारा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो देखो श्रोडिंजर तरंग समीकरण के अंदर हमने पढ़ा था कि जो श्रोडिंजर तरंग समीकरण होती है वो तीन क्वांटम संख्याओं के बारे में ही बताती है, चौथी क्वांटम संख्या के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करती। इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए सिर्फ तीन ही क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, चार मत कर देना कहीं, एन एल एम और एस, ये एस स्थिति नहीं बताता, ये सिर्फ चक्रण बताता है, ठीक है ना। हमारे घर में जो डाक आती है वो डाक एड्रेस के आधार पे आती है, हमारे घर के अंदर आ जाती है। अब घर के अंदर का कोई एड्रेस नहीं होता कि घर के अंदर कौन से कमरे के अंदर किसको देना, ऐसा कोई एड्रेस नहीं होता। तो एड्रेस जो कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन का वो इन तीन क्वांटम संख्याओं के अंदर ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, एन एल और एम के अंदर। इस चौथी क्वांटम संख्या की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड, तीन ही क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। डी एक्स वाई कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, डी एक्स वाई के अंदर, एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, एक्स एम वाई एक्स से 45 डिग्री के कोण पे, एक्स वाई एक्स से 90 डिग्री के कोण पे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जो आकृति होती है वो आकृति कैसी होती है, इस तरीके से होती है, और ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो ये जो एंगल है ये कितना होता है, 45 डिग्री का। तो जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लोगे। नाइट्रोजन के विन्यास में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की व्याख्या का आधार है। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7, 1s2, 2s2 और 2p3। तो ये तो फुल है तो इनको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तीसरा लिख लो आप, ठीक है, इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो ये किस नियम के आधार पर, देखो मैंने आपको कहा था एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण के अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसा पाउली ने कहा था, लेकिन इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे, तो पाउली तो यहाँ से क्या रहेगा, अनुपस्थित। तो आएगा, एंट्री किसकी होगी, हुंड की। तो ये जो बता रहा है ये किसके आधार पे किया जा रहा है, हुंड के नियम के आधार पे, कि पहले समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में युग्मन होगा। तो यहाँ पे किस नियम की पालना हो रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस नियम के आधार पर समझाया जा सकता है, हुंड के नियम के आधार पर समझाया जा सकता है। आगे देखो, हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा किस क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा किस क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, एन एल एम पर, केवल एन तथा एल पर, केवल एन तथा एम पर, और केवल एन पर। तो ध्यान रखना किस क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, केवल एन के ऊपर। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एन। एल के ऊपर इसलिए निर्भर नहीं करती क्योंकि एल का मान तो क्या होता है, 0, इसलिए उस पर कभी भी इसकी ऊर्जा निर्भर नहीं करेगी। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है वो केवल और केवल एन के मान के ऊपर ही निर्भर करती है। इसके ऊपर जाते ही जो वैल्यू है ना, फिर वो क्या किस पे भी निर्भर करने लग जाती हैं, एल के ऊपर भी निर्भर करने लग जाती हैं। अगेन यदि हम हीलियम की भी बात करें तो हीलियम का भी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1s2, लेकिन इस पे तो ऊर्जा निकाली ही नहीं जाती क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो यहाँ पे हीलियम प्लस, और हीलियम प्लस में भी क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इस ये भी किस में भरा जाता है, 1s1 में। तो इसके लिए भी एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसकी ऊर्जा भी एल के ऊपर निर्भर नहीं करती, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप क्या रख लेना, ध्यान रख लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, वो है 3p कक्षक में कुल नोड कितने होंगे, कुल नोड। और आपको पता है कुल नोड की जो वैल्यू निकाली थी वो किससे निकाली थी, n-1 से। टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2। तो आंसर कौन सा आ गया अपना, ये वाला आंसर आ गया। कुल 73 क्वेश्चन हम यहाँ पे इस यूनिट के अंदर कर चुके हैं, और 73 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा संख्या है चैप्टर के साथ में क्वेश्चनों को सोल्व करना। दिसंबर के बाद में जब हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तब हम आपको ये टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, तो उसमें भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन एक यूनिट के लिए सफिशिएंट हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं है। और आज हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो यूनिट है वो यूनिट क्या हुई, कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो यूनिट होगी वो होगी मोल कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।